So the previous lecture we have been missed due to the meeting with the new principal, sir. Just has been joined. Okay. સર એમનું નામ શું છે? The name is Uday, sir. Please. શું? Uday, sir. કાના છે સર એ? Wait एक मिनट. તમારો અવાજ આવે છે બરોબર? હેલો. હા સર આવે છે. Okay. Chalo. Rather than talking about the principle, sir, we are further going for the second law of thermodynamics, जिसके अंदर हमने कार्नोट साइकिल देखा था. ये जो कार्नोट साइकिल था जिसके हमने डिस्कस किया था, which is used to measure the thermal efficiency of actual heat engine and to compare it with the actual cycle. हमारी जो ये जो कार्नोट साइकिल है ये आइडियल साइकिल है, हम उसको एक्चुअल साइकिल के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ओके. और उसमें हमने 4 प्रोसेसेस डिस्कस किया था. ये 4 प्रोसेसेस थी. पीवी डायग्राम डिस्कस किया था, टीएस डायग्राम डिस्कस किया था. We have found the thermal efficiency of Carnot cycle through the TS diagram, and the area under TS diagram जो है, मतलब TS diagram का जो ये एरिया है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है हीट ट्रांसफर. क्या देता है? हीट ट्रांसफर. तो कीप इट इन माइंड. तो ये एफिशिएंसी हमने फाइंड की थी कुछ इस तरह से. There are some mathematical steps. उसके कंक्लूजन पे आए थे कि भाई आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करती है. जो साइकिल है उसकी मैक्सिमम टेम्परेचर और उसका मिनिमम टेम्परेचर. ओके, वो दो चीज पे थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड करती है. अगर मैं ये जो टीएल की वैल्यू है, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर है, उसको 0 कर दूं तो मुझे एफिशिएंसी कितनी मिलेगी? 100% मिलेगी. टीएल को 0 करने का मीनिंग ये है दैट हीट लॉस इज 0. हम क्या कर रहे हैं? हीट लॉस 0 कर रहे हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, विच इज इम्पॉसिबल थिंग. ओके, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए पॉसिबल है. और अगर मैं टीएच जो है उसकी वैल्यू टीएल के बराबर कर दूं, थर्ड पॉइंट हमने देखा था टीएच इज इक्वल टू टीएल, तो आपका एफिशिएंसी 0 आ जाएगा, बिकॉज कोई हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं, बिकॉज बोथ हीट सोर्स एंड सिंक आर एट दिस सेम टेम्परेचर. दोनों सिंक और आपका जो सोर्स है थर्मल रिजर्वोयर का वो सेम टेम्परेचर पे होगा, उसकी वजह से. ओके, मे बी परमा श्रेयांक को तो अच्छे से आइडिया आ रहा होगा, लेकिन समर्थ को आइडिया नहीं आ रहा होगा मे बी. लेकिन उसके लिए अब संडे सैटरडे आ जाना, या फिर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है सब चीजों को, तो वो देख लेना, है ना. फाइन. अभी समझ में नहीं आए तो जो भी क्वेश्चन है वो मुझे पूछ लेना बाद में. चलो, उसके बाद आता है कार्नोट प्रिंसिपल. हमने कार्नोट साइकिल देखा, उसके ऊपर से अभी हम कार्नोट प्रिंसिपल या फिर जिसको बोलते हैं कार्नोट थ्योरम के थ्रू आगे बढ़ेंगे, जो आता है कार्नोट साइकिल से. ओके, तो पहला उसके 3 कोरोलरी है. जनरली इसके 3 कोरोलरी है, मतलब उसके 3 से अलग अलग स्टेटमेंट है. ओके, लेकिन उसमें बेसिक जो स्टेटमेंट है वो पहले देखते हैं, बाकी 3 स्टेटमेंट देखते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? द एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल हीट इंजन इज always less than the efficiency of reversible heat engine which are operating between same two reservoir. तो इसका मीनिंग समझाता हूं कि भाई हमारा हीट सोर्स है और हीट सिंक है. ओके, एक हीट इंजन बीच में वर्क कर रहा है जो सोर्स में से टेम्परेचर हीट ले रहा है और सिंक को वो दे रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है एंड दैट efficiency of reversible is the heat engine is going to be compared with the irreversible heat engine, मैं उसकी दोनों की efficiency कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा आएगी और किसकी कम आएगी? बोलो.
एफिशिएंसी किसकी ज्यादा आएगी, रिवर्सिबल की या इरिवर्सिबल की? बताओ मुझे। हेलो हेलो। तो एफिशिएंसी जो है, हाँ बोलो आयुष, बोलो आयुष। कहीं नहीं सर। ओके फाइन, मैं बताता हूँ। रिवर्सिबल साइकिल है जिसको मैं आइडियल साइकिल बोलता हूँ। ओके, तो आइडियल साइकिल जो होती है उसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज हायर। ओके, उसकी एफिशिएंसी हमेशा हायर होती है। और आप पढ़े हो ना कंसेप्ट, हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का प्रोसेस का, या फिर रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा। तो इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, हीट लॉस ज्यादा होता है। आप ही सोचो, अभी जितना लॉस ज्यादा होगा हीट का, उतना आपको एफिशिएंसी कम मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लॉस इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है। तो जहां पे इरिवर्सिबल वर्ड आता है ना, वहां पे एफिशिएंसी हमेशा कम होती है, ये याद रखना। ओके, और હા जहां पे रिवर्सिबल, हाँ बोलो बोलो। સર જે ઈ રિવર્સિબલમાં લોસ કેવી રીતના થાય સર? ઇરિવર્સિબલમાં જે લોસીસ થાય એ શેના લીધે થાય? ધારો કે તમારું એન્જિન છે તેમાં ફ્રિક્શન થાય, એના લીધે લોસીસ થાય. ઓકે, ધારો કે બે પાર્ટ્સ મૂવ થઈ રહ્યા છે તો એ બે પાર્ટ્સ વચ્ચે ફ્રિક્શન થાય, ઘસારો થાય, જેને આપણે શું કહેતા હતા? મેકેનિકલ ઇરિવર્સિબિલિટી. યાદ કરો. હા 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 આપણે સર. આમાં શું છે, આપણે બધું ભણીએ છીએ પણ ભૂલી જઈએ. મારે બધું પાછું બતાવ્યું એવું થાય. આ જુઓ, ઇરિવર્સિબિલિટી કર્યું તું કે નહીં? આ બધી ઇરિવર્સિબિલિટી, એમાં મેકેનિકલ ઇરિવર્સિબિલિટી હતી. અને મેકેનિકલ ઇરિવર્સિબિલિટી એટલે ફ્રિક્શન. આમાં ભણાવ્યું હતું કે નહોતું ભણાવ્યું? આઈ થિંક નહોતું ભણાવ્યું હતું, હે ને? મેં નહીં ભણાવ્યું હતું ને આયરુઆ? ના ના સર આ ભણાવેલું ભણાવ્યું તો કેમિકલ. યાદ હોવું હા. જોઈએ ને. પછી હે ને, તો આ બધા લોસીસ છે જેના લીધે ઇરિવર્સિબિલિટી આવે. ઓકે, that is why we have gone through this reversibility and irreversibility concept, so that you can understand the difference between ideal and actual cycle. आइडियल साइकिल जो होती है वो हमेशा रिवर्सिबल के लिए होती है, और जो एक्चुअल साइकिल होती है उसमें ऑब्वियसली इरिवर्सिबिलिटी आनी ही आनी है ना, कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेस की वजह से, तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा हमारा. चलो, ये बेसिक डिफरेंस है, हमेशा याद रखना. उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, that efficiencies of all reversible heat engine operating between same two reservoirs are same. देखो ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं. अगेन सोर्स है और हीट सिंक है, उसके बीच में आपका इंजन है जिसमें से सोर्स में से हीट आ रही है और सिंक में हीट जा रही है, isn't it? ये सपोज 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है आपका सोर्स, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे. okay, और आपका सिंक जो है वो सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल, ओके, which are working between same two reservoir having the same temperature. तो मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्वर है, रिजर्वर में दो चीज आती है, एक सोर्स, क्या आता है, एक आता है सोर्स और दूसरा आता है सिंक. तो ये दोनों सोर्स और सिंक जो है वो दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग साइकिल के लिए सेम है. ओके, लेकिन वो सब रिवर्सिबल साइकिल है. तो रिवर्सिबल साइकिल होती है अगर कोई भी, तो उसके अंदर लॉस होता है कि नहीं होता है? रिवर्सिबल साइकिल के अंदर लॉस होता है कि नहीं होता है? ના સર ઇરિવર્સિબલ नहीं માં થાય. होता. इरिवर्सिबल में होता है, रिवर्सिबल में नहीं होता है. तो अगर यहाँ पे मेरा कोई हीट लॉस ही नहीं हो रहा है, तो अगर मैं वो दोनों टेम्परेचर के बीच में कोई भी रिवर्सिबल इंजन को बिठाऊं तो उसकी एफिशिएंसी सेम आने वाली है. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट साइकिल की वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ उसके मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर. ये कहाँ पे देखा हमने? हमने चार कंक्लूजन देखे, याद करो. ये रहा, देखो पहला कंक्लूजन,
The thermal efficiency is only depends on maximum and minimum temperature. हाँ सर. Okay, everything is connected here. मैंने पीपीटी इस तरह से बनाई है कि हर एक चीज आप पीपीटी में देख के कनेक्ट कर सकते हो, है ना. समर्थ को समझ में आ रहा है? समर्थ, समर्थ पटेल, श्रेयांग, हेलो. श्रेयांग, मिस्टर श्रेयांग. फाइन, लगता है छोड़ के चले गए. ओके, परमार, श्रेयांग नेट प्रॉब्लम है. ओके ओके ओके, फाइन. समर्थ, समर्थ का भी आंसर आया है. ओके, थोड़ा समझ में आ रहा है. फाइन 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 फाइन. नेट प्रॉब्लम हो तो कई बार ऐसा कर सकते हो, उसमें से लॉग आउट होके लॉग इन कर सकते हो, है ना. मे बी सॉल्व हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते. तो इसकी 3 कोरोलरी है ना, 3 स्टेटमेंट है कार्नोट प्रिंसिपल के. ऑडियो म्यूट करो. Corollary 1, and no engine have higher thermal efficiency than Carnot engine. Okay, मतलब कि कार्नोट इंजन से ज्यादा किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हो नहीं सकती. ओके, विच आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू हीट रिजर्वॉयर्स. मतलब कि दो सेम हीट रिजर्वॉयर है, उसके बीच में अगर कोई इंजन वर्क कर रहा है तो उसमें हमेशा कार्नोट इंजन की ही एफिशिएंसी ज्यादा होगी. ओके, क्यों? क्योंकि कार्नोट इंजन जो है वो आइडियल साइकिल है या फिर आइडियल इंजन है, और आइडियल इंजन मींस रिवर्सिबल इंजन. ओके, दैट इज व्हाई. तो आई होप पहला समझ में आ गया हो. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. एन इरिवर्सिबल हीट इंजन मस्ट हैव लोअर थर्मल एफिशिएंसी देन दैट ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन. इसमें ऐसा लिखा है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से हमेशा कम होती है, जो दो सेम हीट रिजर्वोयर के बीच में वर्क कर रहा है. ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, all reversible engines working between same two heat reservoir है, सेम थर्मल एफिशिएंसी. ये हमने स्टेटमेंट 2 में देखा. मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट देखा ना इसके पहले की पीपीटी में, उसमें हमने यही देखा कि रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसमें लॉस ही नहीं होने वाला है. तो कोई भी इंजन हो और अगर उसका, ओके मैं समझाता हूँ श्रेयांग, 1 मिनट में ये कंप्लीट कर लेता हूँ ना. तो उसके बीच का अगर टेम्परेचर सेम है अलग अलग इंजन का, जो दोनों रिवर्सिबल इंजन है, तो उसके बीच में कुछ थर्मल एफिशिएंसी में फर्क आने वाला नहीं. ओके, श्रेयांक को सेकंड में थोड़ा इश्यू है. सेकंड कोरोलरी, उसमें ऐसा लिखा है कि रिवर्सिबल हीट इंजन, सॉरी इरिवर्सिबल हीट इंजन जो होता है, कौन सा इरिवर्सिबल हीट इंजन, उसकी थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी से कम होती है. समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इरिवर्सिबल इंजन के अंदर, या फिर जब इंजन के अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उसके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस होता है. ओके, उसकी वजह से, है ना, हीट लॉसेस होता है. ऐसा सब प्रोसेसेस की वजह से जो लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती जितनी आपको रिवर्सिबल इंजन में मिलनी चाहिए. ओके, रिवर्सिबल इंजन में कोई लॉस नहीं हो. ओके, अगर कोई लॉस नहीं है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी इसकी ज्यादा आएगी. ओके, अभी मैं आपको इसका सीधा अलग से एग्जांपल देता हूं कि आप जमीन से थोड़ा ऊपर दौड़ रहे हो. ओके, अगर मैं ट्रेन का एग्जांपल दूं तो मैग्लेव ट्रेन. ओके, लेकिन ऐसा सोचो कि आप जमीन से थोड़ा हवा में दौड़ रहे हो और आप जमीन पे दौड़ रहे हो. आपकी स्पीड किस में ज्यादा आएगी? आपकी स्पीड किस में ज्यादा आएगी? आप थोड़ा जमीन से हवा में उड़ रहे हो ना, तब ज्यादा आएगी. क्यों? क्योंकि आपके पैरों और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था, जो घर्षण हो रहा था, फ्रिक्शन मींस घर्षण, फ्रिक्शन ही था जल्दी जैसा. हाँ, तो वो घर्षण जो है वो बहुत जीरो हो जाता है. पण सर एयर फ्रिक्शन भी तो थશે ને? एयर फ्रिक्शन इज देयर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल फ्रिक्शन. फिजिकल फ्रिक्शन की बात, हाँ सर. तो वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा.
वो तो दोनों में आने वाला है। देखो आप जो एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे हो वो तो दोनों में आने वाला है ना। श्रेयांग अभी समझ में आया श्रेयांग को? फ्रिक्शन मीन्स घर्षण है ना गुजराती में। ओके ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके, तो यहाँ पे अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार बता दो, मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें ऐसी आइडियल चीजें हैं जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यूनिवर्स में इसका ऐसा कोई प्रूफ पॉसिबल नहीं है कि भाई ये स्टेटमेंट को गलत बोल सके, ये स्टेटमेंट को, ये तीनों स्टेटमेंट जो है उसको कोई गलत नहीं बोल सकता। ऐसा यूनिवर्सल में, पूरा यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रूफ नहीं बना है। फाइन, ओके चलेगा इसको तो, कोई बात नहीं। नाउ वी आर हियर फॉर दी थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल, अभी थ्योरी थोड़ा चेंज हो रहा है ना। तो ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जनरली देखोगे तो अलग अलग मटेरियल होते हैं। सपोज आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इजंट इट, स्टेनलेस स्टील है, ये सब मटेरियल के बारे में आपको पता है। या फिर कोई ऐसा प्लास्टिक मटेरियल है, अलग अलग बहुत सारे मटेरियल्स है हमारे पास। और वो अलग अलग मटेरियल के अंदर उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, या फिर उसका जो उसको अगर मैं कुछ पर्टिकुलर हीट दूं, ओके, तो वो हीट की वजह से उसमें जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, वो अलग अलग होता है। समझ रहे हो? वो जो थर्मल, उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं कि भाई मैं उसको पर्टिकुलर हीट दूं तो उसका टेम्परेचर उतना चेंज होगा, है ना। तो वो मैं थर्मल कंडक्टिविटी की ओर जा रहा हूँ कि हर एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। ओके, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो आप मेजर करते हो, अब अभी सपोज मुझे किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, तो मैं अलग अलग मटेरियल से मेजर करूंगा, तो ऑब्वियसली देयर माइट बी सम डिफरेंस इन द टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर मेजर करोगे उसमें सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि मटेरियल ही अलग अलग है, उसकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स जब पहले फाइंड आउट हुई तो उसको सॉल्व करने के लिए एक टेम्परेचर स्केल बनाया है। समझ रहे हो? उसको समझने के लिए एक टेम्परेचर स्केल बनाया गया जिसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल। देखो समर्थ का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज थर्मोडाइनेमिक्स। ओके, तो उसके लिए मैं 2 मिनट लूंगा। थर्मोडाइनेमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थर्मो प्लस डायनेमिक। ओके, उसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, थर्मो प्लस डायनेमिक। तो थर्मो जो है, थर्मो मीन्स हीट, ये जो है वो ग्रीक वर्ड है थर्मोइज। तो उसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो हीट होता है, गुजराती में उसको उष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मा। और डायनेमिक मीन्स पावर, डायनेमिक का मीनिंग होता है पावर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो हीट मिल रही है, ये जो हीट है उसको हम पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये हीट जब पावर में कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या एक्चुअली उसके अंदर होता है, हम कैसे वो हीट के पावर में कन्वर्जन की प्रोसीजर है उसको हम उसकी प्रोसीजर, उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब चीजें उसमें देखनी। ओके, लेकिन ये देखने के लिए ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानना जरूरी है, जो आप अभी जान रहे हो, जिसके अंदर आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर में आया था। उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो सेकंड चैप्टर में आया था। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इजंट इट। तो ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ये पढ़ने से पहले जानना जरूरी है, विच इज कंसिडर्ड इन दी बुक ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। आई होप समर्थ को समझ में आया होगा, isn't it? अभी ये हीट से पावर कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं ना समर्थ आपको, तो ये है हीट इंजन। आपका जो गाड़ी का इंजन है, बाइक का इंजन है, उसमें क्या होता है कि भाई पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, उसमें से क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी है, उसमें से आपको हीट मिलती है कंबशन की वजह से। ओके, आप स्पार्क देते हो तो बहुत छोटा सा एक ब्लास्ट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो ब्लास्ट होता है उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट जो है वो पिस्टन को धक्का मारती है नीचे, उसकी वजह से आपको पावर मिलता है और आपकी बाइक मूव करती है,
isn't it? So it is a practical example of conversion of heat into the power. Are you getting my point, Samar? Mr. Samarth, I'm waiting for your answer. Okay, okay, okay. Good. मेरा थोड़ा इंग्लिश जो है ना थोड़ा ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है कि ये आपको बाद में काम आने वाला है और मेरे वर्डिंग्स जो है वो भी ज्यादा होंगे। तो इन केस आपको वर्डिंग में समझ नहीं आए, सपोज हीट वर्ड था, फ्रिक्शन वर्ड था, उसका गुजराती जो है वो आपको पता होगा मोस्टली, लेकिन अगर कुछ इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आए तो उसका जो कन्वर्जन है वो मुझे पूछ लेना, या फिर गूगल ट्रांसलेट पे भी देख सकते हो, है ना? Fine. जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कुछ भी हो पूछ लेना है। ओके चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दैट डिफरेंस इन मेजरमेंट ऑफ सेम टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बोला कि भाई अलग अलग थर्मोडाइनमिक मटेरियल होंगे तो वो मटेरियल में आपको टेम्परेचर मेजरमेंट के वक्त आपको डिफरेंस मिलेगा, है ना, विच इज कॉल्ड एज ड्यू टू द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। हर एक मटेरियल की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, उसकी वजह से ये है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो लोगों ने कॉमन टेम्परेचर स्केल बनाया जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। तो दैट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है तो ये हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो आती है प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ओके ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, आपका मेटल जैसे मैंने बताया ना तो वो पदार्थ बोलते हैं जिसको, which is different for different thermodynamic substances. Okay, जैसे मैंने बताया कि वो अलग अलग होती है, and even for the different temperature range. अभी ये for a different temperature range की बात करूँ ना, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद फील किया है कि भाई जब मैं प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था तो अगर उसकी रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक पर्टिकुलर मटेरियल था जिसकी रेंज अगर वो मटेरियल को मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क कराऊं, मतलब उतनी रेंज में है के, तो उसका मटेरियल जो था उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग रहती थी, और वो अगर 40 डिग्री से अगर हाई रेंज पे चला जाए, अगर सपोज वो अबो 100 डिग्री या वो 200 डिग्री जाता था तो उसकी टेम्परेचर रेंज चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते थे, isn't it? So ये बता रहा था कि टेम्परेचर रेंज जो होता है वो सेम मटेरियल के लिए भी अलग अलग होता है ना यहाँ पे। फाइन, ठीक है। तो ऐसी डिफिकल्टीज आती है, उसको सॉल्व करने के लिए लॉर्ड केल्विन, यू मस्ट नो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। तो ये केल्विन नाम का साइंटिस्ट था which is Lord Kelvin, okay, have suggested a temperature scale known as thermodynamic temperature scale based on the second law of thermodynamics। मतलब के second law of thermodynamics पहले आया था, उसके बाद उसने ये केल्विन ने ये टेम्परेचर स्केल दिया। ओके सो ये जो टेम्परेचर स्केल है, सेकेंड पॉइंट, which is independent of the properties of the substance, because हमने डिफिकल्टी देखी, डिफिकल्टी क्या आ रही थी कि भाई सेम टेम्परेचर सॉरी सेम सब्सटेंस है, सेम पदार्थ है, तो अभी उसकी टेम्परेचर रेंज जो होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेंज उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी स्केल बनाई जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस से वो इंडिपेंडेंट है, उसका टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट, which are used to measure a temperature is called as thermodynamic temperature scale. ओके तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये मैंने ब्लैक बोल्ड किया है कि ऐसा टेम्परेचर स्केल कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है ना। और वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, अभी टेम्परेचर मेजर कर रहा है, जो सब्सटेंस से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। सच अ टेम्परेचर स्केल ऑफर ग्रेट कन्वीनियंस इन द थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन, क्योंकि जब साइंटिस्ट ये सब रिसर्च कर रहे थे तो उनको प्रॉब्लम आई थी, तो अभी जब वो लोग कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको इजी रहेगा, है ना। चलो उसके बाद
यही एक स्केल है जिसको एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं, दोनों सेम है ना। तो इसकी डेफिनेशन में भी एग्जाम में आ सकती है। डेफिनेशन क्या बन रही है, ऐसा टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ओके, या फिर आप सब्सटेंस लिख सकते हो उसे। ओके, वही जो हमने डिस्कस किया वही है, कोई चेंज नहीं है डेफिनेशन। राइट, चलो एक बार देख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, इट इज नथिंग टू डू विद, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ ये बताया है कि ये हीट सोर्स है, ये हीट सिंक है, दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन है। ओके, और दोनों की एफिशिएंसी जो है वो 70 है, अगर वो सेम टेम्परेचर रेंज पे वर्क कर रहा है तो। okay? मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आता है, एफिशिएंसी सेम रहती है। ये फिगर जो आया ना वो इसके रिलेटेड था, कोरोलरी 3 के रिलेटेड। सब रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी सेम होती है ना। Right. एनी क्वेश्चन, डाउट्स, समझ में आ रहा है सबको सभी चीजें? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ओके, गुड 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 गुड। उसके बाद इंटरनल टेम्परेचर स्केल आया। हेलो हाँ बोलो। सर, पीपीटी નથી દેખાડી पीपीटी। एक मिनट है, एक मिनट। ओके, હવે દેખ્યું છે? हाँ सर। ओके, उसके बाद इंटरनल प्रैक्टिकल टेम्परेचर स्केल आया और एक परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल आया। वो अलग अलग स्केल्स है। ओके, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंसेप्ट पे, जिसका नाम है एंट्रोपी, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर 4th चैप्टर विच इज एंट्रोपी। ओके, एज हमने जब पहले चैप्टर में ये एंट्रोपी देखा था तब मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तो मैंने तब जो बोला था ना कि मैं क्यों डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा, तो इसका रीजन ये था क्योंकि 4th चैप्टर में वो बहुत ही डिटेल में दिया। ओके, सो द वर्ड एंट्रोपी ये एक्चुअली क्या है, हम इसको समझते हैं। क्योंकि हम अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, और सेकंड लॉ में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट देखे, केल्विन प्लांक और क्लोसियर स्टेटमेंट। उसमें से केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में हमने क्या देखा कि भाई ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि भाई वो हीट दे और उतना ही वर्क दे दे, कुछ ना कुछ तो लॉस होने ही वाला है। ओके, दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कि भाई कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है, मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कुछ कोई भी इंजन हो आपका एक्चुअल हमारे वर्ल्ड में, उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी आनी ही आनी है। ओके, तो ये जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे एंट्रोपी से रिलेटेड है। ओके, वो लाता है आपके सिस्टम में इनइक्वालिटी। क्या लाता है? इनइक्वालिटी। ओके, तो ये हम थोड़ा टेक्निकल बात कर रहे हैं, उसके पहले हम थोड़ा नॉन टेक्निकल बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। ओके, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं बहुत ही जनरली, तो हम दो व्यक्ति की बात करते। एक व्यक्ति ऐसा है कि बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति है। ओके, बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति है जो अपनी चीजें इस तरह से रखता है कि भाई उसको सब चीजें एकदम आसानी से मिल जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको सब चीजें एकदम आसानी से मिल जाए उस तरह से रखता है। ओके, तो उसका एक ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में आपको बता रहा हूं, जो दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ही इनडिसिप्लिन व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी एक चीज और दूसरी चीज कहाँ पे रखी हुई है। ओके, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा वो चीजें फाइंड करने में? वो चीजें फाइंड करने में पहले व्यक्ति को ज्यादा टाइम लगेगा या फिर दूसरे व्यक्ति को ज्यादा टाइम लगेगा? સર પહેલો ઓપ્શન। હું એમ કહું છું પહેલો વ્યક્તિ ડિસિપ્લિન છે, હા જેની તો એની બીજાને हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। दूसरे व्यक्ति को वो चीजें फाइंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो ज्यादा टाइम, क्योंकि सभी चीजें उसने अनसर्टेनली रखी है कि भाई सब चीजें उन्होंने इधर उधर अस्त व्यस्त रखी है दूसरे व्यक्ति ने, उसकी वजह से उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये जो अस्त व्यस्त हो रहा है ना,
ये जो अस्त व्यस्त हो रहा है उसकी वजह से, एक मिनट सर, ये समर्थ ने क्यों, एक मिनट वेटिंग इन द लॉबी, ओके फाइन, आ गया। तो ये जो सिस्टम में अस्त व्यस्त हो रहा है वो व्यक्ति के अंदर, वो क्या करता है, एंट्रोपी क्रिएट करता है। वो क्या करता है, एंट्रोपी क्रिएट करता है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द एंट्रोपी। जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा, જેટલી અસ્તવ્યસ્તતા જ્યાદા હશે, વધારે હશે, એટલી એન્ટ્રોપી વધારે હશે। સમજો છો? એટલે સેકન્ડ વ્યક્તિમાં એન્ટ્રોપી વધારે, એવું કહી શકો તમે। તો એવી જ રીતના સિસ્ટમમાં તમારી થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ, કે ભાઈ કોઈ એન્જિન લઈ લો કે સ્ટીમ એન્જિન લઈ લો કે કંઈ પણ લઈ લો, બરોબર, તમારો એક નાનકડો રૂમ લઈ લો, તો એ રૂમમાં એન્ટ્રોપી ક્યારે વધારે હશે, કે જ્યારે એમાં અસ્તવ્યસ્તતા વધારે હશે। હવે તમે કહેશો કે સર તમે તો ટેકનિકલ વાત કરો છો, હવે તમે તો સર ટેકનિકલ વાતો પર આવી ગયા, રૂમની વાતો પર આવી ગયા, એની અસ્તવ્યસ્તતાની વાતો પર આવી ગયા, બરોબર। તો આ અસ્તવ્યસ્તતા શેની હશે, બરોબર? ધ ડિસऑर्डर इज रिलेटेड टू विच टर्म? तो ये जो डिसऑर्डरनेस है, ये जो अस्तव्यस्तता है, विच इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल्स। रूम के अंदर ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम अणु बोलते हैं। ओके, तो ये जो अणु है आपके रूम के अंदर, वो आपको दिखते नहीं है लेकिन वो है। ओके, तो वो जो अणु होते हैं उसके अंदर अस्त व्यस्तता कभी कभी ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है, विच इज डिपेंड्स ऑन दी एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, अगर मैं, आप अभी बैठे हो, ओके, मैंने यहाँ से जोर से फूंक मारी, अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मेरे मुंह में से कुछ ना कुछ एयर निकल रही है, उसी तरह आपने फूंक मारी, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपके आजू बाजू के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें अस्त व्यस्तता बढ़ जाएगी, विच क्रिएट दी एंट्रोपी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आपको समझ में आ रहा है। दैट क्रिएट्स दी एंट्रोपी। ओके, तो ये जो एंट्रोपी है वो माइक्रो लेवल कंसेप्ट है। क्या है? माइक्रो लेवल कंसेप्ट है। ओके, और ये इंडस्ट्रीज में देखो, इसका प्रैक्टिकल, नो डाउट ये माइक्रो लेवल कंसेप्ट है और आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मुझे किसी भी चीज की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और वो एफिशिएंसी फाइंड करने के बाद वो इंजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाना है, तो मैं पहले उसकी एंट्रोपी फाइंड करूंगा। क्यों फाइंड करूंगा? क्योंकि मुझे वो इंजन के अंदर एंट्रोपी पता चलेगी। ओके, तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये जगह पे अस्त व्यस्तता ज्यादा है, और मुझे ऐसा पता चलेगा कि ये जगह पे अस्त व्यस्तता ज्यादा है, तो मैं उसको कम करूंगा, और वो अस्त व्यस्तता कम होती है, वो डिसऑर्डरनेस कम होता है, तो क्या होगा कि आप इंजन की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं पे ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आर यू गेटिंग मी? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं रिपीट करूं। हेलो, आई एम वेटिंग फॉर 5 seconds। हेलो हाँ आयुष बोलो। સર, એટલે हाँ, સ્પેસમાં બી એન્ટ્રોપી વધારે હશે ને? सेमा सेमा Yes. सेमा नहीं नहीं समझा है, नहीं સ્પેસ समझ रहा। સ્પેસમાં બી એન્ટ્રોપી એટલે વધારે હશે ને સર? ફ્રીઝ 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 એટલે હેલો, આપણા રેફ્રિજરેટરની વાત કરે છે ને, રેફ્રિજરેટરની વાત કરે છે ને। સ્પેસ એટલે સર તમે રૂમની વાત કરો એવી રીતના સર સ્પેસમાં બી એન્ટ્રોપી વધારે હશે? સ્પેસમાં એન્ટ્રોપી વધારે નહીં હશે એકચ્યુઅલી। સ્પેસમાં કોઈ મોલેક્યુલ્સ જ નથી, તો એમાં એન્ટ્રોપીની કઈ જરૂરત નથી પડવાની, બરોબર? એન્ટ્રોપી इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। बट ओके, हाँ मैं रिपीट करता हूँ समर्थ, इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ ना। तो मैं ये बोल रहा था, स्पेस में तो एंट्रोपी आने ही वाली नहीं है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो कैसे आएगी एंट्रोपी? हाँ, लेकिन एक चीज है कि भाई आपका जो यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, या फिर आपका अर्थ है उसकी एंट्रोपी कहीं ना कहीं पे बढ़ती रहती है, क्योंकि आप सन से एनर्जी लेते हो, वो एनर्जी आप में भी जाती है और वो फिर से रिफ्लेक्ट होती है, और आप में से कुछ एनर्जी जाती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये एंट्रोपी बढ़ती रहती है, और ये एंट्रोपी वाला कंसेप्ट जो है माइक्रो लेवल पे, ये थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है। ओके, वरना मैं आपको उसी वक्त समझा सकता था,
लेकिन ये थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आपको आप उसमें और कंफ्यूज होते जाओगे और कंफ्यूज होते जाओगे। तो हम सिर्फ इतना समझते हैं अभी के लिए कि एंट्रोपी मतलब एक मॉलिक्यूल से समर, एंट्रोपी मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है, और वो मॉलिक्यूल्स में जो डिसऑर्डरनेस होता है, अस्त व्यस्तता होती है, तो वो अस्त व्यस्तता जितनी बढ़ेगी उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, वो अस्त व्यस्तता डिसऑर्डरनेस जितनी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के अंदर उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट एंट्रोपी। ओके फाइन, और वो कहां से आती है? वो आती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके फाइन, मैं आगे बढ़ू? ओके 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 ओके, चलो। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं इसको, पीपीटी नहीं दिखे तो बोलना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफन लीड्स टू द एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स द इनइक्वालिटी। जैसे मैंने बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हीट लॉस होता है ऐसा बोलते हैं, तो विच लीड्स अस टुवर्ड्स द इनइक्वालिटी। इनइक्वल चीजें होती है क्योंकि आपका जो एक्चुअल हीट इंजन है इज ऑलवेज लेस एफिशिएंट देन रिवर्सिबल हीट इंजन। वो हमने डिस्कस किया। और उसी तरह रेफ्रिजरेशन में सीओपी जो होती है वो एक्चुअल साइकिल की आइडियल साइकिल से कम होगी। ओके, तो ये इनइक्वालिटी जो होती है, ये सब इनइक्वालिटी, उसके ऊपर से हमने उसका एक क्लोसियस नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट बाहर पाड़ा, उसके ऊपर से एक इक्वेशन आया जिसको बोलते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्लोसियस इनइक्वालिटी, और ये इसका इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। सो यहाँ पे क्लोसियस इनइक्वालिटी इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ साइकिल वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओके, मतलब कि अभी आपको ये जानना है कि आपका साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? क्लोसियस इनइक्वालिटी से। और ये क्लोसियस इनइक्वालिटी जो है वो क्या बताता है? एंट्रोपी के बारे में बताता है। वो एंट्रोपी के बारे में कैसे बताता है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ओके चलो, तो क्लोसेस्ट इनइक्वालिटी लीड्स टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। जैसे मैंने बताया ना कि वो हमको एंट्रोपी के कंसेप्ट की ओर ले जाता है। फाइन, तो अभी एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। तो एंट्रोपी जो है, देखो आपको ये एंट्रोपी क्या बोलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन तो आपका एंट्रोपी के ऊपर पक्का आएगा, और ये क्वेश्चन ये होगा कि एंट्रोपी क्या है, मतलब कि उसका डेफिनेशन और ये सब चीजें उसमें लिखनी होगी आपको। और एक और क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, वो है कि भाई वो क्यों पॉइंट फंक्शन है। ओके, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में देखा था, आपको याद हो तो, कि भाई इंटरनल एनर्जी इज आल्सो पॉइंट फंक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। तो उसी तरह ये क्वेश्चन आएगा। तो ये पक्के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आने ही वाले हैं। ओके, तो उसको देखते हैं, पहले बेसिक चीजें जानते हैं कि भाई एंट्रोपी जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी है। ओके, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इसमें पहले चैप्टर में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ओके, अगर कोई प्रोसेस है, ओके सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, वो प्रोसेस आपकी हो रही है, तो ये पर्टिकुलर पाथ के थ्रू हो रही है। सपोज मैं इसको सॉरी इसको मैं सपोज पीवी डायग्राम बोलता हूँ, तो ये पाथ के थ्रू हो रही है ना, इसको मैं पॉइंट 2 बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एंट्रोपी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करेगी स्टेट 1 ओके और स्टेट 2 पे। ओके फाइन, तो इसको बोलते हैं स्टेट प्रॉपर्टी। दूसरा डिस्कशन किया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये जो एंट्रोपी है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस वो मास पे डिपेंड करती है, isn't it? आपको याद हो तो मास, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता था, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आता था? प्रेशर, टेम्परेचर। ओके, तो ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता था। ओके फाइन, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी जो एंट्रोपी है। ओके, तो एंट्रोपी का जो यूनिट है उसके ऊपर से पता लगा सकते हैं कि ये जो है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और उसका यूनिट है किलो जूल पर केल्विन। ओके,
ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। आपने एक इक्वेशन देखा क्लोसियस इनइक्वालिटी का, विच इज dq बाई टी। dq बाई टी, मैं आपको वही इक्वेशन पे ले जाता हूँ। ओके, ये रहा। अभी ये साइक्लिक बाई क्लिक छोड़ दो, सिर्फ dq बाई टी देखो। ओके, dq मीन्स हीट है आपकी, मतलब चेंज इन हीट है। तो ये चेंज इन हीट, उसका यूनिट क्या आएगा? वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। हीट का यूनिट क्या आएगा? ऑब्वियसली हम किलो जूल में लेते हैं फॉर पर्टिकुलर दिस थर्मोडाइनमिक्स। ओके, या फिर जूल में लेते हैं। और टेम्परेचर का यूनिट क्या आएगा? केल्विन। तो ये जो है वो एंट्रोपी का यूनिट है। ओके, जहां पे मास कहीं पे नहीं है। ओके, सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फाइन, चलो। लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ट्विस्ट आने को बाकी है। अभी ट्विस्ट ये है कि अगर मैं एंट्रोपी पर यूनिट मास कर दूं तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपको बताना है। ओके, हमने ये कंसेप्ट देखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी। ओके, तो मैंने तब भी समझाया था कि एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी का जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक मींस ऑलवेज पर यूनिट मास। ओके, तो पर यूनिट मास होता है तो उसका मतलब वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि एंट्रोपी का प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक एंट्रोपी का प्रॉपर्टी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। Isn't it? ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं। मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरे केस में आई थिंक वो एंथैल्पी के लिए था। ओके, फाइन। आप ऐसे कुछ जीपीएससी एग्जाम प्रिपेयर करते हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो यू शुड हैव टू बी लर्न अबाउट दिस, नो अबाउट दिस, दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द properties of entropy and specific entropy, because unit mass has been involved in the specific entropy. Okay, definition देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज definition देखते हैं। entropy is defined as measure of, is a measure of molecular disorder of the system। मतलब कि कोई सिस्टम है आपका, उसका मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस जो है, उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो माप है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। ओके, सपोज कोई सिस्टम में से हीट बाहर जा रही है, कोई सिस्टम में से हीट अंदर आ रही है, तो ये सब क्या करता है? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस क्रिएट करता है। तो उसका मेजरमेंट जो होगा वो उसको बोलते हैं एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछे तो आपको ये लिखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, if anything you want to ask me। समर्थ को समझ में आ रहा है अच्छे से? एक्चुअली श्रेयांग और समर्थ को बता दूं कि अभी जो ये लेक्चर चल रहा है, तो उसमें मैंने स्टूडेंट्स के ही, मतलब कि अभी आयुष परमार पटेल आयुष है, तो उन लोगों के ही रेफरेंस, मतलब उनके फीडबैक ले लेके कुछ इस तरह से हमने लेक्चर एक डेवलप किया है कि भाई आपको किस तरह से समझाना है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और कौन सी लैंग्वेज में समझाना है। Isn't it? तो ये स्टैंडर्ड हमने और मैंने और स्टूडेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया है। ओके, लेकिन आपको इसमें, आप दोनों को पर्टिकुलरली इसमें कुछ चेंज रखता हो तो आप अपना सजेशन दे सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ वन वे में जाऊंगा। आपके सजेशंस ऑलवेज एक्सेप्टेबल रहेंगे आपकी ओर से। ओके, और अगर वो पॉसिबल नहीं होंगे, ओके, स्टेट प्रॉपर्टी के बारे में समझाइए। ओके ओके ओके, ये फर्स्ट चैप्टर में आया था। आपको अगर डिटेल में जानना हो तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, लेकिन उसके बारे में जनरली मैं समझाता हूँ। प्रॉपर्टी मींस क्या? सपोज एक रूम है, रूम के अंदर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा? मैं सपोज मैं रूम के अंदर हीट दे रहा हूँ, सॉरी, रूम के अंदर मैं हीट दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, देखो अगर लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं आपको दूसरे दिन समझाऊंगा। ओके, या फिर मुझे कॉल कर लेना, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। तो रूम के अंदर मैं हीट दे रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं पे प्रेशर बढ़ेगा। अभी ये चीज समझने जैसी है। सपोज मैं बलून की बात करूं, तो बलून में आप हवा डालते हो, तो हवा जो होती है वो क्या करती है? प्रेशर से जाती है। मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, हमारे मुंह के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे, तो उसकी वजह से उसका कद बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कद।
वॉल्यूम बढ़ता है, कहीं ना कहीं पे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, मतलब कि ये कैसा हो गया कि दो आदमी या दो चीजों को मैं जोर से टकराऊं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब चीजें क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। उसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ओके, एक प्रॉपर